देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में आपका मोमेंटम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने के लिए और फर्स्ट लॉ भी हमने कवर कर लिया। ठीक। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो एक्चुअली में कैलकुलेशन ऑफ फोर्स है ना बच्चों। तो कैलकुलेशन देता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कैलकुलेशन देता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फोर्स को, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, है ना। तो ये कहा गया न्यूटन सेकंड लॉ से कि द फोर्स applied the force applied on a body the force applied on a body is directly proportional to is directly proportional proportional to the rate of change of momentum of that body change of momentum of that body with respect to time। अब देखो बच्चों, ये जो फोर्स है ये चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम भी फैक्टर है, टाइम से भी फोर्स को जो है इफेक्ट होता है। अब ये कैसे समझ में आया, ये न्यूटन सेकंड लॉ कैसे बताया गया, तो कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई जिसमें आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, तो आपको ये और क्लैरिटी आएगी इसमें। कि हमें ये तो पता है मोमेंटम चेंज होने का मतलब, अगर मास लगभग कांस्टेंट अगर माने तो मोमेंटम का चेंज होना का मतलब इनर्शिया का चेंज होना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी चेंज होती है मोशन से या रेस्ट से, तो इसका मतलब इनर्शिया चेंज होता है, इसका मतलब फोर्स अप्लाइड हुआ है। अब ये फोर्स मोमेंटम चेंज हो रहा है वो तो ठीक है, इनर्शिया चेंज हो रहा है तो फोर्स अप्लाइड हुआ है, लेकिन फोर्स की कैलकुलेशन में टाइम का क्या रोल है तो उसको समझे। तो मैं वो टाइम के रोल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो आपसे क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे टाइम का क्या रोल है ना। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए कि ये रोड है बच्चों, और यहाँ पर इस तरीके से एक वॉल है, वॉल। और ये वॉल मान लीजिए कि ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जो बहुत ही मजबूत है, ये वॉल नहीं टूटती है ना। तो बहुत ही मजबूत मटेरियल से बना हुआ है। मान लो आप मेटल की लोहे की दीवार है या कुछ भी, ये वॉल नहीं टूटेगी, है ना। तो बहुत रिजिड है, बहुत सख्त दीवार है ये। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इस रोड पे एक ऐसे कार आ रही है, और ये जो कार है इसमें एक ड्राइवर बैठा है, और ये कार जो है ये v स्पीड से आ रही थी, इसका मास भी कुछ था, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो mv था। फिर ये जाएगी। अब मान लीजिए कि इसका ब्रेक फेल हो गया है, ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगा ही नहीं पा रहा, ब्रेक फेल हो गया है, तो ये v स्पीड से ही जा रही है, तो अचानक इससे टकराएगी ये कार। अब जब इससे टकराएगी बच्चों, इसको हिट करेगी वॉल, तो वॉल तो बहुत रिजिड है, तो वॉल का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आप खुद सोचो, अगर बहुत मजबूत दीवार से कार जाके टकरा जाए तो ये अचानक से रेस्ट आ जाएगी, सडनली बिकम्स इन रेस्ट। तो तुरंत ये जो है ये रेस्ट पे आ जाएगी, एट रेस्ट। सोचे इस बारे में। तो जैसे ही ये तुरंत रेस्ट पे आ गया भाई, तो इसका मोमेंटम तो जीरो हो गया ना। अब मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, जैसे ही रेस्ट पे आ गया। पहले मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था वो mv था, और फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो हो गया। लेकिन इसमें जो टाइम लगा, टाइम इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि सोचो अचानक से जीरो हुआ होगा। अब आप खुद सोचो कि इसके साथ हुआ क्या होगा, इस कार का हुआ क्या होगा, कि इस कार के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे भाई, बहुत सारे टुकड़े हो गए होंगे, ये कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, है ना। ड्राइवर तो पहले ही कूद के भाग गया दरवाजा खोल के, तो ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप कार का सोचो, कार का क्या होगा। तो अगर हम बोले तो ऐसा भी बोल सकते हो, इस कार के तो परखच्चे उड़ जाएंगे, इतनी तेजी से जाके टकराएगी वो कार। मतलब मोमेंटम एकदम से चेंज हुआ, टाइम बहुत कम लगा।
तो सोचो इसके परखच्चे उड़ने का मतलब, इसके टुकड़े होने का मतलब कि इसमें जो फोर्स लगा होगा बच्चों, दीवार ने जो इस कार पे फोर्स लगाया होगा ये बहुत ज्यादा होगा। यानी जब टाइम बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा है। अगर इसी एग्जांपल में अगर देखें कि मान लीजिए कि एक दूसरी सिचुएशन होती, अब वही कार होती, वही ड्राइवर होता, सब कुछ वही होता और वही वेलोसिटी होती, वही मास होता, तो इनिशियल मोमेंटम भी एम बी होता। बस यहाँ दीवार की जगह आप सोचें कि यहाँ पे बच्चों एक हीप ऑफ सैंड होता है, हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड। यहाँ पे सैंड है, ये सैंड है, सैंड है। तो सैंड का एक टीला हमने यहाँ पर रखा है, मतलब सैंड का एक पहाड़ टाइप का बनाया हुआ है। अब सोचो इससे जब कार टकराएगी तो अब क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो कि जब इससे कार टकराएगी तो कार जो है इसमें पेनिट्रेट कर जाएगी। तो इसके मोमेंटम को, टकराने के बाद मोमेंटम को जीरो होने में, फाइनल मोमेंटम तो इसमें भी जीरो होगा क्योंकि फाइनली कार तो रुक जाएगी, लेकिन इसके मोमेंटम को जीरो होने में जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, टाइम जो बढ़ जाएगा। अब आप सोचो जब ये सैंड से टकराएगी, रेस से टकराएगी, तो कार के परखच्चे नहीं उड़ेंगे। अब जो कार है वो सेफ रहेगी, है ना, कार को कोई ज्यादा नुकसान या डैमेज नहीं होगा सैंड से टकराने पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर इसको डैमेज कम हुआ इसका मतलब तो यही है कि इस पे फोर्स कम लगा। तो देखो जब टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम लगा। यानी फोर्स सिर्फ मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड नहीं करता है, मोमेंटम कितनी जल्दी चेंज हो रहा है या कितनी देर में चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत जल्दी मोमेंटम चेंज कर जाए, टाइम बहुत कम लग जाए तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, और अगर टाइम ज्यादा लग जाए तो फोर्स बड़ा ही कम हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये तो पहला एग्जांपल मैंने आपको समझाया इसको कि टाइम का क्या इन्वॉल्वमेंट है फोर्स में, तो आपको इस एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। बाकी इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल तो बहुत सारे। आपने जब क्रिकेट खेलते हो बच्चों आप, या फिर आपने कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा हो तो कोई बॉल ऐसे नीचे आ रही होती है तो जो फील्डर होता है वो हाथ को भी नीचे ले जाता है बॉल के साथ। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अगर वो हाथ यहीं रखा रहेगा तो मोमेंटम तुरंत चेंज हो जाएगा, तो उसके हाथ लाल हो जाएंगे भाई, इतनी तेजी से आके बॉल लगेगी, हिट करेगी उसके हाथ हथेली पर। लेकिन जब वो हाथ नीचे ले जा रहा है तो इसके मोमेंटम को रोकने के लिए उसने समय बढ़ा दिया, समय बढ़ा दिया तो फोर्स घट गया, समय बढ़ा दिया तो फोर्स घट गया, तो उसको फिर कम चोट लगेगी, फिर उसके हाथ में दर्द नहीं होता है। तो आप भी कई बार ऐसा करते हैं कि अगर आप बॉल को साथ हाथ पीछे ले जाएं तो आपको चोट जो है वो कम लगती है, और अगर आप सीधा हाथ लगा देंगे तो आपके हाथ में बहुत तेज चोट लगती है और हाथ लाल भी हो जाते हैं ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये प्रैक्टिकल जो मतलब क्रिकेटर्स यूज करते हैं या कोई भी चीज आप जब कैच करते हो तो उसमें यूज करते हैं। फिर वैसे ही और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे भाई अब यहां पर टाइम ज्यादा करना था क्योंकि फोर्स कम चाहिए था तो हमने टाइम को बढ़ा लिया। अब कई एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे बैट्समैन, तो जब भाई बॉल आती है तो बैट्समैन बहुत तेजी से हिट करता है, बहुत तेजी से, यानी इसका मोमेंटम कुछ होगा, इसका फाइनल मोमेंटम एकदम से इंक्रीज करेगा जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है बैट के साथ। तो बैट्समैन ये चाहता है कि वो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो, इसलिए बहुत तेजी से बैट को घुमाता है। जितनी ज्यादा तेजी से बैट को घुमाएगा कांटेक्ट का टाइम उतना ही ज्यादा घट जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो बाउंड्री के पार जाने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, तो आराम से बाउंड्री के पार होगी और उसको सिक्सर मिल जाएगा, है ना भाई। तो आप लोग सब जानते हैं क्रिस गेल इसी तरीके से मारते हैं भाई छक्का, है ना, बड़ा ही तेजी से बैट घुमाते हैं, उनकी बैट स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। तो चलिए ये भी आप समझ गए होंगे कि आप समझ पा रहे हैं इन एग्जांपल से कि टाइम का भी रोल है, केवल मोमेंटम चेंज होने का मतलब नहीं है फोर्स से। टाइम अगर बढ़ेगा मोमेंटम को चेंज करने में तो फोर्स घट जाता है। ऐसी में आप और एग्जांपल लूं तो अगर आपके घर में कभी आपके फादर का ट्रांसफर हुआ या आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपने घर में, तो जो वहां पे ग्लास के आइटम्स होते हैं बच्चों, जैसे आपकी अलमारीज होती हैं, मिरर्स होते हैं, जो ग्लास के आइटम्स होते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा कि ये जो ग्लास के आइटम है इनको ऐसे या तो एक कार्डबोर्ड में इसको फिक्स कर दिया जाता है या ऐसे थर्माकोल की शीट लगा दी जाती है बच्चों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ऐसे थर्माकोल की शीट लगा देते हैं या कार्डबोर्ड लगा देते हैं, या बहुत सारा जो आपका न्यूज़पेपर होता है उसकी मोटी सी गत्ती बनाकर ऐसे रख दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली में क्या है कि आपके जब ट्रक जा रहा है तो ट्रक में सामान है, तो मान लीजिए अलमारी रखी, यहाँ पे कहीं पे आपका ऐसे कांच का कोई आइटम रखा है, मिरर, तो वाइब्रेशन होता है ट्रक, क्योंकि रोड तो ऐसे यूनिफॉर्म है नहीं, और अपने यहाँ पे गाड़ियां इंडिया में
वैसे भी गड्ढे होते हैं रोड में, और ना तो गाड़ियां इतनी ज्यादा एडवांस है कि उनकी शॉकअप बहुत अच्छे हो। तो वो क्या होता है कि भाई जैसे ही गड्ढे से क्रॉस करती है तो ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो ये बहुत तेजी से आके इस कॉर्नर को हिट करता। अगर ये ग्लास का आइटम होगा तो सोचो ये जब हिट करेगा तो यहाँ पे ये टाइम का कांटेक्ट का टाइम जो है वो कम होगा, तो फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, तो ग्लास टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर अब इसी ग्लास में आपने थर्माकोल की शीट लगाई है, तो जब ये थर्माकोल की शीट यहाँ पे किसी उसमें आती है तो ये जो टकराती है तो इसमें कुछ पेनिट्रेट होता है, तो ये टाइम बढ़ा देता है मोमेंटम को घटाने के लिए। और जैसे ही मोमेंटम को घटाने के लिए टाइम बढ़ता है, मोमेंटम को चेंज करने के लिए टाइम बढ़ जाता है, तो फोर्स बड़ा कम हो जाता है, तो इससे आपके ग्लास ब्रेक होने से बच जाते हैं। तो इस तरीके से वो ग्लास टूटता नहीं है फिर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो दिए जा सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे टाइम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। मोमेंटम का चेंज तो है ही, कि मोमेंटम का चेंज तो होगा ही क्योंकि इनर्शिया चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे जितना कम टाइम होगा उस चेंज इन मोमेंटम के लिए, उतना ज्यादा आपका बच्चों फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम होगा चेंज होने के लिए उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो हमें जहां रिक्वायरमेंट है कि हमें फोर्स कम चाहिए, इसलिए तो आपकी गाड़ी में शॉकअप्स लगाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें जैसे ही धचका लगता है तो वो शॉकअप्स जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग धीरे धीरे क्या होती है भाई, नीचे या एक्सपांड होती है। ये हम स्प्रिंग फोर्स में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है बाद में, लेकिन स्प्रिंग टाइम बढ़ा देता है कुल मिला के। किसका टाइम बढ़ा देता है, मोमेंटम को चेंज करने का। इसलिए जब आपकी गाड़ी में स्प्रिंग्स लग रहते हैं, शॉकअप बोलते हैं जिनको हम, इसलिए आपको जितने अच्छे शॉकअप्स होते हैं उतना धचका कम लगता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो आई होप समझ पे आ रहा होगा आपको, और ये भी बात समझ में आई होगी कि भाई टाइम का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए कहा गया है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है मतलब फोर्स की कैलकुलेशन देता है, और कैलकुलेशन देने का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा है कि फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बॉडी लिखना भूल गया है, तो यहाँ पे आप लिख लो ऑफ दैट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का इंपॉर्टेंस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है लेकिन टाइम, तो टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स जो है वो कम होगा। तो आई होप आपको ये जो चीज है ये आपको क्लियर होगी, समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे जब फोर्स की बात की गई है वो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी है। नेट फोर्स यानी नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। इसका मतलब अगर उसमें 2 3 4 फोर्स लग रहे होंगे तो उनका समेशन लेना पड़ेगा हमें, और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें वेक्टर समेशन लेना पड़ेगा, है ना, वेक्टर सम। तो वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको वेक्टर सम करोगे तो उसका जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो F इक्वल्स टू एम ए में आता है ना। मतलब जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो याद रखेंगे फोर्स का मतलब यहाँ पे नेट फोर्स से, है ना। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेट फोर्स का मतलब जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि ये बॉडी है, बॉडी में एक फोर्स ऐसा लगा F1, एक फोर्स ऐसा लगा F2, या ऐसे कितने भी n फोर्सेस लग सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो ऐसे डॉट 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 n फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स का यहाँ पे मतलब है इन सबका वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स इज द वेक्टर सम, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और जितने भी फोर्सेस हैं n फोर्सेस, है ना बच्चों। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे हम नेट फोर्स लिख सकते हैं बच्चों कितना, एक कांस्टेंट इनटू dp बाई dt। ठीक, अब ये हो गया। अच्छा एक बात याद रखेंगे कि जब हम SI सिस्टम में काम कर रहे हैं, इन SI सिस्टम, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ऐसा क्यों है कि इसमें 1 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स को पहली बार डिफाइन किया। तो अगर हम पहली बार फोर्स की डेफिनेशन दे रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से k की वैल्यू कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते थे, ये हमारे पास ऑप्शन था। तो हमने k की वैल्यू 1 को ही सेलेक्ट कर लिया ताकि फॉर्मूला आसान हो जाए, है ना।
तो इस तरीके से हमने, क्योंकि फोर्स हम यहाँ पे पहली बार डिफाइन कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं पहली बार, तो डेफिनेशन भी हम देंगे तो उसकी यूनिट भी हम बनाएंगे, इसलिए हम उसका कांस्टेंट 1 ले सकते हैं। तो आप याद रखेंगे फिजिक्स में जहां जहां ये कांस्टेंट आएगा और कोई ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसको हम पहली बार डिफाइन कर रहे होंगे, वहां पे हमारी मर्जी होगी कि हम के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है फॉर्मूले को आसान करने के लिए, के की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमेशा जो के की वैल्यू है उसको 1 ले लिया जाता है ना। तो ऐसा जहां भी होगा पहली बार जब डिफाइन किया जाएगा तो इस तरीके का काम किया जाएगा, है ना। तो आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर देखो यहां से अगर के की वैल्यू 1 है तो जो नेट फोर्स है भाई, तो नेट फोर्स हो जाएगा dp बाई dt, है ना, वेक्टर है ऊपर क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद फिर आप ध्यान से देखें तो p को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप यहां पे रखेंगे मोमेंटम की जगह तो नेट फोर्स आ जाएगा दैट इज d बाई dt इंटू मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जो नेट फोर्स है उसकी क्या वैल्यू आएगी, है ना। तो बच्चों इतना लिख लो, फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज में आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि जो फोर्स है नेट फोर्स वो डी बाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, है ना, यहाँ इक्वल टू साइन लगा लो, मास इनटू वेलोसिटी, यही नेट फोर्स हमने पीछे लिखा था, इसी के आगे सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक चीज समझे आप, यहाँ पे ऐसा मत सोचे कि मास कांस्टेंट होता है, मास वेरिएबल भी हो सकता है। अगर मास वेरिएबल है, इफ जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में होता है, मैं आपको वेरिएबल मास वाले कुछ क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ना, लेकिन अभी मत सोच लो आप, अभी ये वाला लॉजिक मत देना कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, हाँ, लेकिन 99% जगहों पे वो कांस्टेंट होता है। लेकिन 1% 2% के ऐसे केसेस हैं जिसमें मास वेरी करता है, वो मास करने वाले क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा आपको, लेकिन वो आपको कराया जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ना, तो उसके लिए परेशान मत हो। मैं आपको फिर डिटेल्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ। अभी तक आपने सिर्फ ये देखा है, पढ़ा है कि मास जो एफ नेट है वो एम ए होता है, एम ए नहीं होता है एफ नेट। एफ नेट का जो फॉर्मूला रियलिटी में वो ये होता है, ये मास वेरिएबल है तो आप सोचो ये भी वेरिएबल और वेलोसिटी भी वेरिएबल हो सकती है, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो जो नेट फोर्स है वो ऐसा आएगा, है ना। अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, मास को कांस्टेंट होता है ये पहले तो अपने मन से निकाल दो। 98% जगहों पे ऐसा होता है ये हम मानते हैं, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे मास को वेरी कराया जा सकता है ना। तो वो सिचुएशंस कौन सी होती हैं, उनका एग्जांपल्स, उनके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आएंगे। अभी तो आप इतना सोचें कि जो नेट फोर्स है पार्टिकल पर, वो नेट फोर्स जो है अगर मास वेरिएबल है और वेलोसिटी वेरिएबल है तो ऐसा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों फर्स्ट फंक्शन का, तो ये हो जाएगा dm बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम, और प्लस फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन तो dv वेक्टर बाई dt इनटू मास। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट फोर्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट फोर्स, है ना, ये फॉर्मूला है नेट फोर्स का, ध्यान रखें इस बात का। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट हो जाए भाई तो dm बाई dt जीरो हो जाएगा। अगर मास कांस्टेंट है तो dm बाई dt बिकम्स जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो फिर जो नेट फोर्स है वो बच्चों आएगा मास इंटू dv वेक्टर बाई dt, है ना। और dv वेक्टर बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपका एक्सेलरेशन होता है बच्चों, ये तो आपको पता ही है। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या जिस डायरेक्शन में फोर्स है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और मास से मल्टीप्लाई करने पे आपको नेट फोर्स मिलेगा बच्चों। उस पे n फोर्सेस लग सकते हैं लेकिन उन सबका इफेक्टिव फोर्स आपको मिलेगा। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, तो एफ नेट एफ इक्वल्स टू एम ए में एफ जो है वो नेट फोर्स है, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, ये याद रखना। और मास इनटू एक्सेलरेशन ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब मास कांस्टेंट है, जो कि 98% में होता है, इसलिए आप एफ इक्वल्स टू एम ए लगाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन आगे चलकर हम ऐसे भी सवाल देखेंगे जिसमें मास जो है वो वेरी करेगा, तो वहां पे फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब मास जो है वो कांस्टेंट है, नहीं तो नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, नोट करना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो फोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं है, F इक्वल्स टू ma लगाओ, मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, है ना। अगर हमें एक्सेलरेशन पता है और मास ऑफ द बॉडी पता है तो मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, या तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज in the direction of change in momentum और एक्सेलरेशन, या तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होता है या तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है ना। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तब होता है जब कांस्टेंट जो है बच्चों क्या होगा, मास होगा, और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में तब है जब मास भी वेरिएबल कर रहा है, तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आपको। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी यूनिट की बात करें तो आप ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूले से यूनिट को निकालो तो फोर्स की यूनिट आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट नहीं कही जाती, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन, है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो जैसे कि न्यूटन साहब ने लॉज ऑफ मोशन बनाए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उसको जो यूनिट है वो न्यूटन बोल दी गई है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये आप पहले से भी जानते हो। लेकिन एक्चुअली में अगर डायमेंशनली उसकी यूनिट देखी जाए तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बाकी उसको बोलते न्यूटन है। तो ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, ये बोलने में आसान रहता है, यूज करने में आसान है, इसलिए न्यूटन कहा जाता है ना। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बात पता चली कि जो फोर्स है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो बच्चों वो कितनी है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, या तो हम बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ठीक। वैसे सीजीएस यूनिट की बात करें अगर हम, सीजीएस यूनिट भी आप जानते हो बच्चों, सीजीएस सिस्टम मैंने आपको बताया हुआ है। तो सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है डाइन। अगर हम देखें तो सीजीएस में जो मास है वो नापते हैं ग्राम में, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, और सेकंड टाइम तो सेकंड स्क्वायर में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसको डाइन बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में। जैसे इसको न्यूटन बोलते हैं, इसको डाइन बोलते हैं। और इनका रिलेशन भी बच्चों हम यूनिट एंड डायमेंशन में देख चुके हैं कि डाइन का रिलेशन जो वो होता है न्यूटन के साथ, वो कितना होता है, तो आप लिख सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, है ना। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ये सीजीएस यूनिट हो गई और ये एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हो गई, जो मैंने आपको बता दिया है। डायमेंशंस आप जानते ही हो, जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है, डायमेंशंस लिखना आपका काम है, आपको लिख लेना चाहिए तो आप लिख लेना। तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक और यूनिट होती है बच्चों इसकी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर कभी कभी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है ना, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये भी जरा देख लो आप, ये केजी वेट में दिया जाता है। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में हम बोल रहे हैं तो वो केजी वेट में होता है। तो बच्चों आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इतना याद रखना है कि 1 केजी वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना हुआ, या न्यूटन को केजी वेट में कन्वर्ट करें ग्रेविटेशनल यूनिट में, तो वो कैसे उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, बस ये याद रखो, काम बन जाएगा। इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना 1 केजी वेट जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। यानी अगर आपको फोर्स क्वेश्चन में पूछा जाए केजी वेट के फॉर्म में और आंसर दिया हो न्यूटन के फॉर्म में,
तो आप पहले केजी वेट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, दैट इज 9.8 न्यूटन है ना। 1 केजी वेट 9.8 न्यूटन होता है, या अप्रोक्सीमेटली इसको आप 10 न्यूटन भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर ग्राम वेट दिया हो, ग्राम वेट, केजी वेट ना देके ग्राम वेट दिया हो, तो याद रखेंगे कि फिर 980 डाइन के बराबर होता है। तो वैसे 1 डाइन को अगर ग्राम वेट में कन्वर्ट करना है तो 1/980 हो जाएगा, और 1 न्यूटन को अगर केजी वेट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, है ना। बस इतना याद रखो, ये न्यूमेरिकल्स में आता है ये वाली यूनिट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन और इजिली बन जाएंगे, उसके लिए कोई अलग से परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ग्रेविटेशनल यूनिट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम और अगर आगे चलें और आगे बात करें, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ये न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो एक रियल लॉ है, मतलब इसको रियल लॉ भी बोलते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज रियल लॉ। रियल लॉ क्यों बोलते हैं बच्चों, कि मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक्चुअली में अगर सिर्फ यही डिफाइन किया गया होता, बाकी के 2 लॉ नहीं भी दिए जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों लॉ इससे आ जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं ना, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ भी कहा जाता है ना। तो इस बात को याद रखें। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो जैसे फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं और अब सेकंड लॉ भी हमने पढ़ लिया, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो फोर्स की डेफिनेशन पहले नहीं दी गई होती, आपको सेकंड लॉ बताया जाता है डायरेक्ट, तो आप सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ पे कैसे जाएंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, हेडिंग डालें, तो दिस इज will become the section of Newton first law from second law। तो हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहे हैं और देखते हैं सेकंड लॉ से हमें कैसे डेफिनेशन पता चलेगी, किसकी बच्चों, फोर्स की, है ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अब आप ध्यान से देखो, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, सेकंड लॉ तो ये बोलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरली मास कांस्टेंट होता है, तो हम इसको एम ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, अगर नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन भी 0 है। अब मास तो कांस्टेंट है, मास की तो कोई वैल्यू होगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ही 0 होगा। तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा, नहीं तो नेट फोर्स का 0 होना पॉसिबल नहीं है। एक्सेलरेशन जिसका 0 होना का मतलब कि dv बाई dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। बच्चों डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, जब वो जो टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो कांस्टेंट हो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट का होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी के पास है 2 चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए भाई, और दूसरी चीज है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट 2 तरीकों से हो सकता है, या तो ये हो कि आपकी वेलोसिटी ही 0 हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी 0 हो मतलब वो पार्टिकल रेस्ट पर है, और अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रह रहा है अगर नेट फोर्स क्या है 0, यानी कि फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जो इसके रेस्ट के इनर्शिया को चेंज करना चाहता है। अगर उसकी वैल्यू आ गई तो ये रेस्ट पे नहीं रहता, फिर ये चेंज हो जाता, लेकिन वो नहीं है नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है और वो कांस्टेंट रहे, मतलब बॉडी हमेशा रेस्ट पे ही रह रही है। अगर वो पहले से रेस्ट पे तो वो हमेशा ही रेस्ट पर है जब तक कि नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स 0 है। या फिर इसकी कांस्टेंट कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल चल रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से चलने का मतलब क्या है बच्चों, कि वो ये यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। और डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब
कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। डायरेक्शन नहीं चेंज होने का मतलब क्या है, वो सीधा सीधा चलेगा ना बच्चों स्ट्रेट लाइन में, तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो उसका अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हमेशा ही यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा जब तक कि नेट फोर्स की कुछ वैल्यू। तो बच्चों ये डायरेक्शन कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा जब तक कि नेट फोर्स की कोई वैल्यू ना हो। वो जब तक जीरो है तो एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। मतलब कुल मिला के बॉडी का इनर्शिया चेंज नहीं होगा, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, चाहे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो, चाहे वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो, अगर नेट फोर्स जीरो। तो यही तो कहा था फर्स्ट लॉ ने। तो देखो ये सेकंड लॉ से भी क्लियरली समझ में आता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए कहा गया था कि अगर फर्स्ट और थर्ड लॉ नहीं भी होते तो सेकंड लॉ सफिशिएंट था चीजों को समझाने में। खैर ये तो बाद में पता चला, लेकिन उसके बाद और जब डिटेल एनालिसिस इसमें हुई, लेकिन पहले से तो हमें तीन लॉ दिए गए थे तो हम तीनों लॉ पढ़ेंगे वन बाई वन। और न्यूटन सेकंड लॉ को भी हमने अच्छे से समझ लिया है और इससे बहुत इजीली फर्स्ट लॉ बताया जा सकता है सेकंड लॉ से, है ना। ये आपके सामने है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो बच्चों सेकंड लॉ भी मैंने आपको बता दिया। तो पहले हम तीनों लॉ की डेफिनेशन और थ्योरी पढ़ रहे हैं ना बच्चों। अब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो पूरे न्यूमेरिकल्स करने ही है अपन को, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक। तो पहले हम यहाँ पर जल्दी से तीसरा लॉ भी देख लेते हैं। और ये तीसरा लॉ तो ऐसा होता है बच्चों जिसकी स्टेटमेंट आप लोग कभी भूलते ही नहीं हो जीवन में, है ना। ये तो हमेशा के लिए याद होगा आपको। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ में क्या बोला गया, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हालांकि आपको तो पता ही है स्टेटमेंट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको पता है ना बच्चों। तो इसमें लिख लो आप इसकी स्टेटमेंट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है उसको समझे। एक्चुअली में ये जो स्टेटमेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स बता रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स है ना, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में हमें जानकारी देता है। तो यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या है भाई, कि हमेशा पहली बात तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब एक्शन करने के लिए कोई दूसरी बॉडी तो होना चाहिए बच्चों, है ना। यानी कि ये आपको बताया कि फोर्स तो तभी लग सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब दो बॉडीज इन्वॉल्व हो। अगर सिंगल बॉडी है तो कभी भी फोर्स लगाना पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो दो बॉडीज होनी चाहिए कम से कम, तभी फोर्स लगेगा, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। ये फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे मान लीजिए कि ये वॉल है और वॉल में बच्चों आपने इस तरीके से अपना हाथ इस वॉल पे मारा, तो जैसे इस वॉल पे आप अपना हाथ मारेंगे बच्चों तो क्या होगा, आपके हाथ में भी लगती है। यानी कि आपने वॉल पे एक्शन किया एफ फोर्स का, तो बदले में वॉल ने आपके हाथ पर रिएक्शन दिया, वो भी एफ फोर्स का। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और अपोजिट मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमेशा किसी पर आप जब एक्शन करते हो, कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है तो उसको भी उतना ही फोर्स मिलता है दूसरी बॉडी से, बट इन अपोजिट डायरेक्शन मिलता है ना। इसलिए कहा गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट है ना भाई। और न्यूटन थर्ड लॉ के ये स्टेटमेंट कई जगह पे वैलिड है, कई जगहों पर ये बात हमें समझ में आती है। जैसे मैंने ये दीवार वाला हाथ दिया, अगर आप इसको सोचो कि ज्यादा फोर्स लगाओगे तो दीवार पे लगने वाला फोर्स बढ़ गया, तो आपके हाथ में लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप बहुत तेजी से अपना हाथ अगर दीवार पे मार दोगे तो आपके हाथ में भी दर्द उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और यकीन नहीं आए तो मार के देख लीजिएगा, आपको पता चल ही जाएगा, ठीक। उसके बाद जैसे कि भाई एक फुटबॉलर है तो वो फुटबॉल को किक करता है भाई, है ना। तो फुटबॉल पे जो फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स उसके पैर पे भी लगता है पीछे की तरफ। इसलिए बिना जूतों के जब आप फुटबॉल किक करते हो कभी कभी आपके पैर में दर्द भी होता है, अगर सही तरीके से सही उसमें नहीं मारा गया। नहीं तो आपको ये बात तो महसूस होती है कि जब आप फुटबॉल को किक कर रहे हो तो आपके पैर में भी कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लगा, आपका पैर जो है वो पीछे की तरफ फेंकाता है ना, जब आप फुटबॉल को किक करते हो। और अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे सोचो
कि ये भाई वॉल है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के बारे में सोचना चाहें, और यहाँ पे ग्राउंड है और आप मान लीजिए कि स्केटिंग कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आपने जूते वाले जो आपके व्हील वाले जूते हैं उनसे स्केटिंग कर रहे हो, तो आप इस दीवार को ऐसे धक्का दो आगे की तरफ, तो ये दीवार जो है वो आपको पीछे की तरफ धक्का देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने व्हील वाले जूते पहने, स्केटिंग वाले जूते पहने, तो आपने दीवार को धक्का दिया, आपने किसी और को धक्का नहीं दिया, लेकिन आपको भी धक्का मिला, इसलिए आप फिर ऐसे रोल कर जाओगे अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ऐसा आपने देखा होगा, या जो लोगों ने कभी वो स्केट वो यूज किए होंगे, व्हील वाले जो शूज हैं, उनको उनने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, कि आप किसी भी चीज को धक्का मारोगे तो आपको उल्टी दिशा में धक्का मिलता है। और या तो आप कभी भी, बहुत सारी फिल्मों में भी इस तरीके का वो होता है, जहां पे आपकी बच्चों क्या होती है, स्पेस दिखाई जाता है ना, तो स्पेस में आपने देखा होगा कभी भी कि कोई भी आदमी स्पेस पे होता है, तो स्पेस में अगर वो अकेला है तो वो अकेला फोर्स नहीं लगा सकता, स्पेस में है अगर वो, तो अकेला फोर्स नहीं लगा सकता वो, तो उसके पास एक बच्चों इस तरीके का एक सिलेंडर होता है जिससे वो जिस भी डायरेक्शन में क्या करता है कि एयर को फ्लो कराता है, या जो भी उसमें मटेरियल उसको फ्लो कराता है, तो ये सिलेंडर जो है इस मटेरियल को फ्लो करने पे आगे फोर्स लगाता है, तो इस सिलेंडर पे, और ये सिलेंडर आदमी पकड़ा है तो उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगता है। इसलिए जहां पे वो गैस निकल रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मैन मूव करता है। आपने किसी ना किसी पिक्चर में ऐसा देखा होगा, या फिर आप ये जानते हो बात, है ना। तो जिस भी डायरेक्शन को आप मूव करना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस गैस को फ्लो कराया जाता है, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हो। इट इज बिकॉज इक्वल एक्शन हैज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहली बात कि फोर्स लगने के लिए कम से कम दो बॉडीज होना चाहिए, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। एक एक्शन करने वाला और एक रिएक्शन देने वाला, मतलब एक जिसपे फोर्स लग रहा है और एक जो फोर्स लगा रहा है। तो जैसे ही फोर्स लगाने वाला जिसपे फोर्स लगाना है उस पर लगाता है, तो जिसपे फोर्स लग रहा है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पहले वाले को देता है, ये बात ध्यान है। और भी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो देखिए, ऐसे नाव है, ये यहाँ पे लैंड के पास है, तो इसमें से कोई व्यक्ति अगर ऐसे कूद जाए तो ये नाव पीछे जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये आदमी जब इसके आगे कूद रहा है तो ये आदमी नाव को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, तभी तो आगे की तरफ कूद पाएगा, नहीं तो नहीं कूद पाएगा। तभी तो इस आदमी के ऊपर जो फोर्स है वो आगे की तरफ लग रहा है, तो नाव पीछे चली जाती है और आदमी आगे निकल जाता है, तो वो कूद जाता है। अगर सोचो बच्चों कि फ्रिक्शन नहीं होता और वो इस तरीके से करता तो फिसल जाता, फिर वो कभी भी आगे कूद नहीं पाता। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। या फिर आप गन का एग्जांपल लें, गन का, इस तरीके से जो बड़ी वाली गन होती है, भारी वाली गन होती है, तो आपने अगर कभी किसी को गन चलाते हुए देखा हो, तो जब गन बुलेट फायर किया जाता है तो ये जो इसका पोर्शन है ये शोल्डर पे रखा जाता है। आर्मी वालों को देखना आप, इसको शोल्डर पे रखते हैं, ये कभी भी आप अपने मुंह के सामने नहीं रखते हो, इस फेस को शोल्डर पे रखते हो, क्योंकि ये बुलेट पर आगे की तरफ फोर्स लगाता है तो वो बुलेट बहुत तेजी से निकलती है आगे, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है तो गन जो है वो पीछे की तरफ भागती है, इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो गन की वेलोसिटी अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाता है, क्योंकि फोर्स पीछे लगता है। और जितनी बड़ी गन होती है झटका उतना ही तेज होता है। ये रिकॉइल ऑफ गन हम बाद में देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालेंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने बताया था, बाद में पढ़ेंगे, तो ये सारी कैलकुलेशन भी करेंगे हम बाद में चलकर, आगे चलकर। लेकिन अभी तो आप ये सोचो कि अगर गन है तो अगर ये कंधे पे अटैच नहीं करोगे तो फिर तो बहुत तेज झटका लगेगा कभी, इसलिए आप कभी गन को चलाएं तो कभी मुंह के सामने मत रख लेना, नहीं तो पीछे की तरफ आएगा तो आपका जो मुंह है वो टूट सकता है भाई, है ना। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है, ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो फोर्सेस हैं जो दो बॉडीज के बीच में लग रहे हैं, तो एक एक्शन दे रहा है और एक रिएक्शन दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। तो जो भी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो जो अपोजिट फोर्सेस होते हैं वो एक्शन रिएक्शन होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहा जाता है उनको। अच्छा, इसमें एक और बात है जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में कि सर कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये कैंसल आउट क्यों नहीं कर रहा है एक दूसरे को? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल आउट ईच अदर, तो फिर ये बॉल क्यों उड़ गई, फिर ये गोली क्यों चल गई, फिर ये नाव क्यों इधर मूव कर गई? भाई अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो कैंसल आउट ईच अदर,
तो बच्चों उसका भी कारण सुने, है ना, उसको भी ध्यान से सुने भाई। दो फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, वो कब कैंसल आउट होंगे, जब वो सेम बॉडी पे लगेंगे भाई, है ना, इस बात में अंतर है। जैसे ये पेन है तो मैंने इस दोनों उंगलियों से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं, मैं दबा रहा हूं, देख पा रहे होगे आप, है ना। तो ये पेन की तरफ मैंने दोनों उंगली से दबाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन ये पेन पे ही लग रहे हैं, इसलिए ये कैंसल आउट कर गए, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि भाई मैं इस पेन पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इस ढक्कन पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा हूं, तो देखो अब ये मूव कर रहे हैं, अब देखो ये ऐसे मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसमें कहा वो कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तभी करते हैं भाई जब वो एक बॉडी पे लग रहा हो। यहाँ पे एक बॉडी इन्वॉल्व है कि दो बॉडीज इन्वॉल्व है, दो। इस हाथ ने इस दीवार पे फोर्स लगाया और दीवार ने इस हाथ पे फोर्स लगाया, तो इस पे तो एक ही फोर्स लगाया है, तो कैंसिल आउट कैसे करेगा भाई। जब किक मार रहे हो तो फुटबॉल पे किक लगाई गई है, आपके किक पे फुटबॉल लगाया गया है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए न्यूटन लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान देना। बच्चे सोचते हैं नहीं सर न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। अरे भाई इसमें नहीं होता ऐसा, वो एक ही बॉडी में लगेंगे तभी तो ऐसा होगा, एक बॉडी में थोड़ी ना लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, है ना, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बॉडी पे फिर एक ही फोर्स है ना, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम नीचे और पॉइंट्स लिख लेते हैं कि द फोर्सेस involved in third law of motion are known as action reaction pair। आर नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना बच्चों। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट पे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखो कि एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों बच्चों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं ना, तो एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट का मतलब है अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर आर act on two different bodies, therefore they do not cancel out each other। इसलिए वो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते, है ना, क्योंकि एक बॉडी पे तो एक ही फोर्स लगा ना भाई, एक बॉडी पे ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते तो वो बैलेंस हो जाते और नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता। लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, इसलिए उनको कैंसिल मत कर देना गलती से, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो ये था आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप एनएलएम से आगे जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, इवन इन क्लास 12
आपको FBD बनाना आना चाहिए। अगर FBD बनाना नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। तो ये FBD क्या होता है? तो FBD का फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे मैंने बॉडी लिखना भूल गया हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है बच्चों, है ना, हॉरिजॉन्टली एक टेबल प्लेस है, ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड पे टेबल रखी हुई है, और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है बच्चों, है ना, ये आपकी बच्चों बुक है। और इस बुक के ऊपर मान लीजिए कि एक एप्पल रखा है, एप्पल। तो ये आपका एप्पल है जो बुक के ऊपर रखा है, और ये आपकी बच्चों बुक है, और नीचे जो है वो टेबल है ना। अब इन तीनों को देखें अगर हम, तो नॉर्मली टेबल के ऊपर बुक है, टेबल के ऊपर बुक के ऊपर एप्पल है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा चीजें। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आराम से रेस्ट पे रखे हुए हैं, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। मान लीजिए कि एप्पल का जो मास है वो M1 है, और बुक का जो मास है वो M2 है, हम ऐसा ले लेते हैं, है ना बच्चों। अब आपको ये पता है कि इस बुक पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, नीचे की तरफ, ये तो हम पहले से भी जानते हैं। हालांकि मैं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स बता दूंगा, उसकी डायरेक्शन वगैरह सब, लेकिन अभी तो ऐसा माने कि बुक पे जो फोर्स लग रहा है वो mg फोर्स लग रहा है। वेट कितना होता है बच्चों? mg, है ना, इतना तो हम 9th क्लास से जानते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये mg फोर्स लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ये इस बुक का फोर्स लग रहा है, बट ये जो नीचे की तरफ है M2g, यहाँ पे M2g लिख लेते हैं ना, बुक का मास हमने M2 माना है। तो ये जो M2g फोर्स लग रहा है नीचे ग्रेविटी के कारण, तो अगर ये एक फोर्स लग रहा है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो बच्चों, नीचे अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ है, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है तो यहाँ पर ये अर्थ के सेंटर पे भी आपका ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, डेट इज M2g। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है ना बच्चों, भाई अर्थ पे भी फोर्स लगेगा और बुक पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन अर्थ तो बहुत हैवी है तो वो कहीं मूव नहीं करेगी। हाँ, लेकिन ये बुक mg फोर्स के कारण कहाँ जाना चाहती है? नीचे। लेकिन इसको नीचे कौन नहीं जाने दे रहा? टेबल। तो टेबल की सरफेस जो है इसको बैलेंस करके रख रही है, और अगर इसको बैलेंस कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है इस बुक के ऊपर टेबल ने कहाँ फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ। अब ये टेबल के कांटेक्ट में इसलिए फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, और ये mg के जस्ट अपोजिट ऊपर लग रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। तो ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N2, बुक का मास M2 है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन N2 है ना। तो ध्यान से देखो, अब क्या हुआ कि ये M2g अर्थ के कारण लग रहा था, तो अर्थ पे भी एक फोर्स लग रहा है, और क्योंकि ये टेबल इस बुक को, ये जो टेबल है इस बुक को रेस्ट पे लाने के लिए, क्योंकि mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा mg के अपोजिट, तो ये N2 हो गया। लेकिन क्योंकि टेबल बुक पे फोर्स लगा रहा है, तो बदले में बुक टेबल पे भी बुक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। ध्यान से देखो आप, नीचे की तरफ। अब ये कितना मास है इसको हम बाद में देखेंगे, मतलब ये भी किसके बराबर होगा बच्चों? जो आपका ये जो वो है, क्या बोलते हैं, आपका जो बच्चों बुक है, वो भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, क्योंकि इस पे बुक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाने वाला कौन है? टेबल। तो टेबल पे भी तो अपोजिट फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो टेबल ने बुक पे फोर्स लगाया, तो बुक ने भी किस पे फोर्स लगाया? टेबल पे। वैसे एप्पल की बात करें तो एप्पल पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, डेट इज M1g, इसका मास M1 है तो ये हो जाएगा M1g। लेकिन ये रुका हुआ है एप्पल, तो इसका मतलब बुक इस एप्पल पे फोर्स लगा रही है, तो जो बुक एप्पल पे फोर्स लगा रही है वो है N1। समझे इस बात को? वो है कितना? N1। अब क्योंकि बुक एप्पल पे फोर्स लगा रही है तो बुक पे भी फोर्स लग रहा है बच्चों, कितना? N1, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो देखो इतने सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं यहां पर। अब आप ध्यान से देखें, ये M2g और ये नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, आप देखो ध्यान से, है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये एक ही बॉडी पे लग रहा है इस बुक पर, जबकि ये M2g और ये M2g जो अर्थ पे लग रहा है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। वैसे देखो, ये N2 और ये N2, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं।
ये एक्शन रिएक्शन पेयर है आपके। बट ये N2 और Mg, ये तो अर्थ फोर्स लगा रही है और ये टेबल फोर्स लगा रहा है, और इस तरीके से लगा रहा है N2 की वैल्यू ऐसी है कि वो M2G को बैलेंस कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं और बुक पे नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। मतलब M2G और N1 का सम N2 के बराबर है ना। तो ये सब कैंसिल आउट करके बुक को हमें कैसा ला रहे हैं, रेस्ट पर। वैसे ये जो N1 है, ये N1 है जो बुक और एप्पल पे लग रहा है, बुक ने एप्पल पे लगाया, एप्पल ने बुक पे लगाया, तो ये दोनों कैसे हैं बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर है। बट ये N1 और M1G, ये ग्रेविटी लगा रहा है और ये बुक लगा रहा है, लेकिन ये एप्पल पे लग रहा है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इस पॉइंट को समझें, तो आपको अब आई होप क्लियर होगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं और सेम बॉडी पे लगने वाले इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या होते हैं। अब बच्चों एफबीडी की बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि आप किसी भी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनको एरो से इंडिकेट करो और बॉडी को पॉइंट मास मान लो, तो उसको हम एफबीडी बोलेंगे। यानी अगर मुझे एफबीडी बनाना हो इस एप्पल का, तो एप्पल की एफबीडी कैसे बनाएंगे बच्चों, तो अगर मुझे एफबीडी बनाना है, एफबीडी ऑफ एप्पल, तो एप्पल का एफबीडी क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, पहला स्टेप, जिस भी बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस बॉडी को पॉइंट मास मान लो। तो ये हमारा जो एप्पल है ये पॉइंट मास हो गया, कितने मास का, m1 मास का। फिर इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको डायरेक्शन के साथ एरो से इंडिकेट करो, तो एक ऊपर की तरफ n1 लग रहा है तो हम n1 लिख देंगे जो बुक एप्पल पे लगा रहा है, और एक इस एप्पल पे नीचे की तरफ लग रहा है M2 M1G जो अर्थ लगा रही है, तो नीचे की तरफ M1G। तो इस एप्पल पे केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो ये एप्पल का फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा, है ना बच्चों, ये एप्पल का फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। यानी किसी भी बॉडी को पॉइंट में इंडिकेट करके पॉइंट मास मानकर उसके बाद उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको इंडिकेट करना बाय द हेल्प ऑफ एरो वेक्टर डायग्राम, उसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट या फ्री बॉडी डायग्राम सिंपली, है ना। तो यहाँ पे देखो एप्पल में दो ही फोर्स लग रहे थे N1 और M1G, तो वो मैंने बना दिए, तो ये एप्पल का एफबीडी हो गया। वैसे अगर आपको एफबीडी ऑफ बुक बनानी है तो एफबीडी ऑफ बुक कैसे बनाओगे बच्चों, हाँ एक बात ध्यान रखना कि जैसे हमने एप्पल का एफबीडी बनाया तो बोलोगे सर आपने ये N1 लिया, लेकिन एप्पल ने भी तो N1 बुक में लगाया, तो एप्पल ने जो फोर्स लगाया वो क्यों नहीं लिया बच्चों। जो बॉडी फोर्स लगाती है वो नहीं बनाते हैं हम एफबीडी में, केवल वो फोर्सेस बनाते हैं जो उस पर लग रहे हो, वो फोर्सेस नहीं बनाना है जो वो लगा रही हो। इसलिए नीचे N1 वाला ये बुक पे लग रहा है, भले ही एप्पल लगा रहा है, लेकिन इसको एफबीडी में इंक्लूड नहीं करेंगे। एफबीडी में केवल वही फोर्सेस आते हैं जो आपके एक बॉडी पे लगते हैं, ना कि वो लगाती है, इसलिए मैंने यहां पे बनाया। वैसे बुक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बुक को पॉइंट मास मान लो पहले, तो ये हमने पॉइंट मास मान लिया, है ना। फिर बुक में नीचे की तरफ कौन लगा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है, वेक्टर्स हमने शो कर दिया M2G। फिर एप्पल भी नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगा रहा है, उसको भी हमने शो कर दिया, डेट इज N1। फिर ऊपर की तरफ टेबल फोर्स लगा रही है N2, तो ऊपर की तरफ हमने N2 लगा दिया। देखो तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं बुक पर, एक अर्थ लगा रही है, एक टेबल लगा रही है और एक एप्पल लगा रहा है, तो तीनों फोर्स को हमने इंडिकेट कर दिया वेक्टर डायग्राम से, जो भी उसकी डायरेक्शन है उसमें एरो लगा दिया और बुक को पॉइंट मास मान दिया। तो दिस इज द एफबीडी ऑफ बुक। हमने वो वाले फोर्सेस इसमें इंक्लूड नहीं करने जो बुक लगा रही है, इसलिए ना तो हमने ऊपर की तरफ N1 लगाया क्योंकि ये बुक लगा रही थी एप्पल पर, है ना, बुक पे नहीं लग रहा है वो फोर्स, वो बुक पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो वाले फोर्सेस आपको इंक्लूड नहीं करना है जो बॉडी पे लगते हैं। सिर्फ वो वाले फोर्सेस आएंगे जो बच्चों क्या होगा, उस बॉडी पे लग रहा होता है, ना कि वो फोर्सेस आते हैं जो वो लगा रही होती है ना। तो इस बात का ध्यान देना, इसी को बोला जाता है एफबीडी, है ना। तो एफबीडी का बेसिक मीनिंग क्या है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम किसी बॉडी का बनाना है तो उसको सबसे पहले पॉइंट मास मानो, फिर जितने भी फोर्सेस उसमें लग रहे हैं उन सभी को एरो से इंडिकेट करो विद प्रॉपर डायरेक्शन वेक्टर डायग्राम बनाकर, तो वो उस बॉडी का क्या कहलाएगा बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, है ना। तो आई होप आपको एफबीडी बनाना समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कई बार बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं कि सर टेबल का और एफबीडी बना दो, तो टेबल का और एफबीडी बना के बता देते हैं आपको, है ना। तो ध्यान से देखो, ये टेबल का मास जो है वो M3 है मान लो, है ना, ये अर्थ है, इसके ऊपर ऐसे बुक लगा है, इसके ऊपर ऐसे एप्पल रखा है। तो अब ध्यान से देखो आप, ये बुक का वेट लग रहा है ना नीचे, बुक का वेट जो बुक वेट लगा रही है ना,
तो ये बुक के वेट की वजह से ये टेबल पे फोर्स लग गया। जैसे मैंने बोला था कि टेबल जो है वो बुक पे फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि इन दोनों में कांटेक्ट है। कितना N2, तो टेबल पे भी नीचे की तरफ कितना लग रहा है बच्चों, N2। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद इस टेबल का मास M3 है, तो नीचे ग्रेविटी लग रही होगी M3G, है ना बच्चों, ग्रेविटी लग रही होगी। लेकिन ये जो अर्थ की सरफेस है ये इसको बैलेंस कर रही है, तो अर्थ की सरफेस इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी आपका, क्योंकि अर्थ के कांटेक्ट में, तो अर्थ भी इसको नॉर्मल दे रही होगी, तभी तो टेबल कहीं नहीं जा रहा है। तो अर्थ का जो नॉर्मल है वो N3 मान लो। तो अब टेबल का एफबीडी बनाने की बात है, तो एफबीडी के लिए आपको पता है कि क्या करना चाहिए। एफबीडी ऑफ टेबल के लिए तो टेबल को पॉइंट मास मान लो और इस पे जितने फोर्स लग रहे हैं वो लिखो, ना कि जो ये फोर्स लगा रहा है उसको लिखना है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों, तो पहले N2 नीचे की तरफ लग रहा है तो N2 बना लो, फिर M3G नीचे की तरफ लग रहा है तो M3G बना लो, और N3 ऊपर की तरफ लग रहा है जो सर्फ ग्राउंड उसको दे रहा है नॉर्मल, वो N3 बना लो। तो दिस इज द एफबीडी ऑफ टेबल, है ना। तो इस तरीके से आप टेबल का भी एफबीडी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं मैं। अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरा चैप्टर ही फोर्स को डेडिकेटेड है, मतलब हमें फोर्स के बारे में ही पढ़ना है, एफबीडीज बनाना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही करना है। तो थ्योरी यहाँ पे इसकी खत्म हो जाती है। अब सवाल ही सवाल है, सवाल ही करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज और मैं बता दूं, क्योंकि फोर्स के बारे में ही पूरी चर्चा है। तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेज में क्लासिफाइड है ना। आप चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में चैप्टर 1 जो है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्सेज होते हैं एक्चुअली में दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 फंडामेंटल फोर्सेज। अब आप बोलोगे सर हमने तो बहुत नाम सुने हैं 4 के अलावा भी, तो वो इनके ही टाइप होते हैं। आप ये बात समझे, इनके ही टाइप होते हैं ना, तो वो कोई अलग से फोर्सेज नहीं होते हैं। इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्स में से किसी ना किसी फोर्स का वो सबसेट होता है, ऐसा आप समझो, है ना, उसी फोर्स के अंदर आता है। तो बेसिकली जो फोर्सेस हैं उनको फंडामेंटली 4 प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। आपको पता है जो पहला टाइप का फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आपको पता है कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है बच्चों, है ना। फिर दूसरा जो फोर्सेस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, ये एक साथ ही होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूं मैं, है ना। तो आप ये मत समझना कि मैग्नेटिक फोर्स अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फोर्स अलग चीज है। ये हम 12th क्लास में चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसी साल है, तो इसके बारे में तो खूब हमें चर्चाएं करनी है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। और जो फाइनली होता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बहुत स्ट्रांगली करेंगे, डीपली करेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन बताया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म्स में। लॉरेंज फोर्स बोलते हैं उसको, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है। तो वो तो आपको क्लास 12th में पढ़ेंगे, और ये पूरा चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में पहले 6 चैप्टर पढ़ाए गए हैं ना, तो वो एक लंबा सिलेबस है, तो वो हम नेक्स्ट ईयर बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इसी बात करेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते इस पे, वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह बहुत सारे कुछ होते हैं वीक फोर्सेस, तो वो हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमारे सिलेबस में उतने स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है ये। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जब हम 12th क्लास में न्यूक्लियाई और एटम्स वगैरह पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फोर्सेस जो है वो 4 इस तरीके से फंडामेंटल फोर्सेस कहे जाते हैं, है ना। फिर जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है उसमें एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो 3 ही फोर्स होते हैं, 4 भी नहीं होते। ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को एक ही माना गया है, जो अभी नई रिसर्च है, क्योंकि हम अभी एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसलिए हम 4 में क्लासिफाई करेंगे इसको ना। तो आपके लिए तो 4 है, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उसमें इन दोनों फोर्सेस के कई सारे ऐसे बिहेवियर आए हैं कि एक ही टाइप का, मतलब एक ही फोर्सेस माना जाता है इनको, है ना। तो खैर अपन उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बात की बात है वो रिसर्च की बात है। अब मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में हम इसका फोर्स पढ़ेंगे, बाकी इसको डीपली तो इसके ऊपर एक चैप्टर है वो डेडिकेटेड, वो अलग से पढ़ेंगे हम।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको बताया बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्सेस बाद, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बाद में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स में भी अप्लाई होते हैं। तो आप ऐसा नहीं समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो केवल नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ने, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स पढ़ने। और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं बच्चों, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, मतलब 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे पहला हम पढ़ेंगे, और अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा भी कॉन्टैक्ट के बारे में, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो मैं आपको एफबीडी में बता रहा था। दूसरा जो कांटेक्ट फोर्स है जिसके बारे में पढ़ना है वो है रोप में, मतलब एक रस्सी होगी उसमें जो फोर्स आएगा उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, तो वो भी कांटेक्ट फोर्स है। और ये इन सभी का जो बेसिकली वो है, आप ऐसा सोच सकते हो कि ये सभी फोर्सेस एक्चुअली में किसके प्रकार है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रकार है। तो टेंशन फोर्स आएगा जब हम रोप में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो आपका है वो स्प्रिंग जब पढ़ाई जाएगी आपको, तो स्प्रिंग फोर्स में भी आपको फोर्स पढ़ना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्सेस आ जाएंगे, है ना। अभी तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे, समय के साथ साथ आपको चीजें सीखने को मिलेगी। और जो चौथा टाइप का कांटेक्ट फोर्स है वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन फोर्स भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, या फ्रिक्शन फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें जो अभी 11th क्लास में और खासकर एनएलएम में, तो हमें यहाँ पे बेसिकली इन 4-5 फोर्सेस की बात करनी है और इन पे ही सवाल आने वाले हैं। 11th की जो क्लास होगी आपके ना, फिर 12th में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नॉन कॉन्टैक्ट टाइप्स भी आ जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो इन 5 की चर्चा करना और इस पे ही बेस्ड सवाल आपको मिलेंगे मैकेनिक्स में, है ना। तो ये बात भी आप ध्यान देना। तो इनके बारे में चर्चा की जाती है उनको क्लासिकल फिजिक्स भी बोला जाता है। फिजिक्स को भी 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है आपका, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा, ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। और फिर आगे चलकर आप देखेंगे तो क्वांटम फिजिक्स आती है। तो खैर 11th-12th के सिलेबस में क्वांटम फिजिक्स तो पढ़नी नहीं है, तो हम मॉडर्न फिजिक्स और केवल क्लासिकल फिजिक्स में कंस्ट्रेंट करेंगे अपने आप को। तो ये जो पार्ट आज 11th क्लास में आपको, ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। तो हमें इन 5 फोर्सेस पे बच्चों क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो अब आपको ये पता है कि जो फोर्स होता है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स के पास 2 चीजें हैं, एक तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए और दूसरा उसका डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। भाई ये 2 चीजें तो आनी चाहिए, और वेक्टर रूल्स आने चाहिए, अच्छे से वेक्टर को अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम बारी बारी करके पहले ये देखेंगे कि इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। फिर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और उनमें ये जो नॉलेज हम गेन करेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का, ये किस तरीके से हमारे पास हेल्पफुल होता है, और हम एफबीडी बनाकर कितनी आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा, है ना बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स में इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे।